साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। इस क्लास में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पहला लेक्चर लेकर हाजिर हुए हैं, जहां पे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे, इसके एक एक चीज़ को देखा जाएगा। इसके साथ साथ इस टॉपिक से जितने भी सिलेक्टेड MCQ बन सकते हैं उन सभी सिलेक्टेड MCQ का भी डिस्कशन इसी क्लास में किया जाएगा। तो यह क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है और हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिल जाए। तो बिल्कुल आप क्लास के लास्ट तक देखे रहिएगा, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाली क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और इस टॉपिक को हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब देखिएगा कि व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। यानी हम कह सकते हैं कि भारत में व्यापार करने के लिए बहुत सारे लोग यूरोप से आए, लेकिन उन यूरोपों में सबसे पहले जो भारत करने के लिए व्यापार आए थे वे पुर्तगाली थे। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा के द्वारा 17 मई 1498 में की गई थी। यानी यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा के द्वारा 17 मई 1498 में की गई थी। और वास्को डी गामा के द्वारा जब यह खोज की गई थी तो जब ये भारत आए थे तो भारत के कालीकट बंदरगाह के तट पर वास्को डी गामा का स्वागत भारत शासक जेवरिन के द्वारा किया गया था। यानी हम कह सकते हैं कि जब वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज 17 मई 1498 में की थी, तो जब एक कालीकट के बंदरगाह के तट पर आए थे तो उनका स्वागत भारत शासक जेवरिन के द्वारा किया गया था। यहाँ पे आपको ये जेवरिन शासक का नाम याद रखना है और कालीकट बंदरगाह का नाम याद रखना है, ठीक है। आगे हम बात करें तो पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कोची में स्थापित की थी। अब देखिए, जब पुर्तगाली लोग भारत में आ गए, अपना व्यापार कर रहे थे, तो वे लोग भारत में व्यापार करने के लिए जो सबसे पहले व्यापारिक कोठी या कारखाना भी कह सकते हैं जो स्थापित की थी वह कोची में स्थापित किया गया था। और यह कोची तो था केरल का स्थान था। यानी हम कह सकते हैं कि केरल के कोची में पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी को स्थापित की थी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा था, जो 1505 में बनाया गया था। यानी 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा को पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय बनाया गया था और हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने लागू की थी। यानी अब देखिए, हिंद महासागर जो है, अब यहाँ पे कोई व्यापार करना चाहता था तो उसको नियंत्रित करने के लिए पुर्तगालियों ने एक नीति लाई थी। उस नीति का नाम था शांत या नीले जल की नीति, और इस नीति को लागू किया गया था फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा। आगे हम बात करें तो ध्यान रखिएगा कि भारत में पुर्तगाली शासन का वास्तविक शक्ति का संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। यानी अल्बुकर्क ही ऐसा व्यक्ति था जो भारत में पुर्तगाली लोगों का जो वास्तविक शक्ति था उसको स्थापित किया। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। अब देखिए, यूरोप के तो बहुत सारे लोग अलग अलग देशों से भारत में व्यापार करने के लिए आए, लेकिन चूंकि पुर्तगाली लोग पहले आए थे तो वे चाहते थे कि भारत में जो हिंद महासागर का जो क्षेत्र है वहाँ पे सिर्फ हम अपना ही व्यवसाय सही से चला पाएँ। तो इसके लिए उन्होंने एक नीति लाई थी जिसका नाम कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति था। अब ये कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति था क्या? तो हिंद महासागर के आसपास जो क्षेत्र था, यानी जो भारत था, उसमें अगर कोई व्यक्ति व्यापार करना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले उसे एक परमिशन लेनी होगी, और उस परमिशन लेने की जो तरीका था, जो पद्धति था, जो नियम था, उसी को कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति कहा गया था। और यह पद्धति पुर्तगालियों के द्वारा लागू किया गया था व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से। आगे बात की जाए तो नीनो डी कुन्हा ने गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया था। यानी देखिए, अब यहाँ पे नीनो डी कुन्हा जो था उन्होंने गोवा को क्या किया, पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया। यानी जो भी पत्राचार होता था या जो औपचारिक कार्य होते थे तो
तो उन सभी के उद्देश्य से निनो डी कोनहाक द्वारा गोवा को एक पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था और भारत में तंबाकू की कृषि और प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। यानी ऐसा माना जाता है कि भारत में अगर प्रिंटिंग प्रेस और तंबाकू आया है तो ये देन है पुर्तगालियों का। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। अब यहाँ पे आपको डेट याद रखना है कि 1556 का वह समय था और गोवा वह स्थान था जहाँ पे पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भारत में की थी। आगे हम बात करें तो यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन का क्रम। अब देखिए, आप तो जानते हैं कि भारत में अलग अलग देश से यूरोपीय लोग आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन उनका आने का कुछ क्रम होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्रम को इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, पूड़े में अंडे फंसे। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन पहले आया, फिर उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि पुर्तगाली, उसके बाद ड से डच आए, उसके बाद अ से अंग्रेज आए, उसके बाद डे से डेनिश आए, उसके बाद फ से फ्रांसीसी आए और फिर लास्ट में स से स्वीडिश आए। तो ये हमारा ट्रिक काम कर रहा है, पूड़ी में अंडे फंसे। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद रख सकते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, फ्रांसीसी और सबसे लास्ट में स्वीडिश लोग भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए हुए थे। आगे बात किया जाए भारत में विदेशी कंपनी का आगमन। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग जो बात किए पिछला पॉइंट में, यहाँ पे हम लोग देखा था कि यूरोपीय जो व्यक्ति थे या जो व्यापारी थे वो भारत में उनके आगमन का क्रम क्या रहा, और इस पॉइंट में हम लोग बात करेंगे भारत में विदेशी कंपनी का आगमन का क्रम क्या रहा। तो देखिए, भारत में सबसे पहले जो विदेशी कंपनी भारत में आई वह पुर्तगाली थी और ये 1498 में आई थी। उसके बाद अंग्रेजी कंपनी आई, यानी अंग्रेज की कंपनी आई और ये 1600 में आई थी। इसके बाद हॉलैंड की कंपनी 1602 में आई थी, फिर डेनमार्क की कंपनी 1616 में, और सबसे अंत में जो कंपनी आई थी वो फ्रांस की थी 1664 में। तो डेट आपको याद रखना है और कम से कम पहला और अंतिम तो आपको याद ही रखना कि पहली जो कंपनी थी वो पुर्तगाली थी, 1498 में आई थी, और सबसे अंत में आई थी फ्रांस की कंपनी 1664 में। आगे बात किया जाए तो पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने के लिए डच जो थे ये हॉलैंड से आए थे। ठीक है, यानी सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए पुर्तगाली लोग आए ही थे और पुर्तगालियों के जस्ट बाद डच आए थे जो हॉलैंड से बिलोंग करते थे। डच भारत में मुख्यतः सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। डचों के द्वारा ही भारत में सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी की कंपनी प्रारंभ की गई थी। यानी यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है कि डच जो भारत में व्यापार करते उनका मुख्य उद्देश्य था सूती वस्त्र। ठीक है, सूती वस्त्र का व्यापार करते थे डच लोग, और यही डच जो थे भारत में सबसे पहले सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी स्थापित की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करें तो 1759 में बेदरा का युद्ध डच और अंग्रेज के मध्य लड़ा गया था। अब यहाँ पे 1759 का समय आपको याद रखना है और बेदरा का युद्ध जो था यह डच और अंग्रेज के मध्य हुआ था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट बात की जाए तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट या राजा कह सकते हैं कि अकबर था। यानी लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन हो रहा था, स्थापना हो रहा था, उस समय भारत के जो शासक थे, जो शासन चला रहे थे, वे अकबर थे। आगे बात किया जाए नेक्स्ट पॉइंट का तो ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया था। अब यहाँ पे ध्यान रखना है 2-3 बातें कि कैप्टन हॉकिंस एक ऐसा व्यक्ति था जो 1608 में जहांगीर के दरबार में आया था और यह जो था ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत था। क्यों आया था? तो भारत में एक व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से, या कह सकते हैं कि एक व्यापारिक कारखाना स्थापित करने के उद्देश्य से। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखना है कि 1608 का समय था। कैप्टन हॉकिंस जो व्यक्ति था यह सम्राट जेम्स प्रथम का दूत था और जहांगीर के समय में व्यापारिक कोठी स्थापित करने आया था। आगे बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम 1611 में स्थापित की गई थी। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको याद रखना है
कि भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना जो था 1611 में मछलीपट्टनम में स्थापित की गई थी, जबकि प्रथम स्थायी कारखाना 1613 में सूरत में स्थापित किया गया था। दो बातें अलग अलग हैं। प्रथम अस्थायी कारखाना ये मछलीपट्टनम में 1611 में, इसको याद रखना है, और प्रथम स्थायी कारखाना सूरत में 1613 में, इसको भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर 1651 में स्थापित की गई थी। ये भी पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 1651 में हुगली नदी के तट पर पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित की गई थी। आगे बात करें तो भूभाग नहीं व्यापार, भूभाग नहीं व्यापार यह ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक नारा था। यानी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वह शुरू में यह भारत के भूभाग पर ध्यान नहीं रखती थी, उसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना था। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पे पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई द्वीप प्रदान किया। अब 1668 का समय था जब चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर मुंबई जो द्वीप था उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को हवाले कर दिया। अब यहाँ पे बात समझना है कि 1661 में चार्ल्स द्वितीय जो ब्रिटेन का जो राजा था, इंग्लैंड का राजा था, उसका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ होता है। और पुर्तगाली जो लोग थे भारत में जो व्यापार कर रहे थे, वे लोग क्या किए, चार्ल्स द्वितीय को मुंबई द्वीप दहेज के रूप में दे दिए अपने जीजाजी को। अब ये जो जीजाजी थे चार्ल्स द्वितीय, इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर यह जो मुंबई द्वीप था यह ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया व्यापार करने के लिए। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। आगे बढ़ा जाए तो 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कोलबर्ट के द्वारा की गई थी और चंदन नगर में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे चंदन नगर आपको याद रखना है कि चंदन नगर में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना 1668 में सूरत में की गई थी। यानी सूरत में 1668 के समय प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में की गई थी। इस बात को आपको याद रखना है। आगे बात की जाए तो 1760 में वांडीवास की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने फ्रेंच के खिलाफ लड़ी थी, जिसमें फ्रांस की हार हुई थी। ये भी पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 1760 में वांडीवास की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी और यह लड़ाई दो लोगों के बीच में हुई थी। अंग्रेज एक तरफ थे और दूसरी तरफ फ्रांस था। तो यहाँ पे फ्रांस वाले हार जाते हैं और अंग्रेज यहाँ पे जीत जाते हैं। कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के बीच लड़ा गया। यानी कर्नाटक जो युद्ध हुआ इसमें अंग्रेज और फ्रांस थे और प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि जो थी, इस संधि का नाम था एक्स लॉ सैंपल और यह संधि 1768 के माध्यम से समाप्त हुई थी। ठीक है, अब अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। इस कंपनी का नाम याद रखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय अल्बुकर्क को माना जाता है। यानी अल्बुकर्क ही ऐसा व्यक्ति था जिसने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया था। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांको मार्टिन था और फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भूमि क्षेत्र अर्जित करने के लिए भारतीय राजाओं की विवाद में भाग लेने की नीति प्रारंभ की थी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि फ्रांस का एक गवर्नर था डुप्ले। तो डुप्ले भारत में भूमि को अर्जित करने के उद्देश्य से उसने क्या किया कि भारत के राजाओं के बीच में अगर विवाद होता था तो वहाँ पे क्या किया, उस विवाद में भाग लेना शुरू किया इस उद्देश्य से ताकि यहाँ से हमको भूमि अर्जित हो सकती है। तो इस नीति को जो है डुप्ले ने लागू कर दिया। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में
महाधिकार पत्र जारी कर दिया। अब देखिए 1717 के पहले क्या हुआ था कि फर्रुखसियर काफ़ी ज़्यादा बीमार हुआ था और अपने इलाज कराने के बाद भी स्वस्थ नहीं हो रहा था। तो उसी समय हैमिल्टन ने क्या किया, फर्रुखसियर का इलाज किया और इसके इलाज के बाद फर्रुखसियर काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद क्या हुआ, इसने फर्रुखसियर ने 1717 में ये क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को महाधिकार पत्र जारी कर दिया और इस पत्र के माध्यम से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापार करना शुरू कर दी। आगे हम बात करते हैं अब क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को पूरा आप देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, व्यापार हेतु भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखिए व्यापार हेतु भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय जो थे वे पुर्तगाली थे। ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? काफ़ी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो आप जानते हैं 17 मई 1498 में आया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कालीकट बंदरगाह के तट पर वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? अब यहाँ आप देखिए, कालीकट बंदरगाह के तट पर वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? काफ़ी शानदार क्वेश्चन, काफ़ी जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जेमोरिन था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? चलिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी। तो यह जो स्थान था यह था आपका केरल का कोची। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जिसे माना जाता है वह अल्बुकर्क था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डच भारत में मुख्य किस वस्तु का व्यापार करते थे? डच भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे? इसका राइट आंसर है, देखिए, ये सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा कि जो डच थे वे भारत में सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले किस यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनी आई थी वह पुर्तगाली थी। अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कब महाधिकार पत्र जारी किया गया था? काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कब महाधिकार पत्र जारी किया गया था? तो वह 1717 का समय था और हैमिल्टन के इलाज के बाद जब ठीक हो गया था तो जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1510 में किसने बीजापुर सुल्तान से गोवा पर कब्जा किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफोंसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा था? देखिए, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रारंभिक नारा था यह था भूभाग नहीं व्यापार। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में किस स्थान पर की गई थी? तो देखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में किस स्थान पर की गई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यह जगह ऑप्शन ए, चंदन नगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर वह राजा था जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने के लिए मतलब अनुमति दी थी, वो भी शुल्क मुक्त, मतलब कि फ्री में। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो देखिए, काफ़ी ये अच्छा क्वेश्चन है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो ये थे, तो जगह आपका ऑप्शन सी, 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन जो है यह 1760 में वांडीवास का प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रेंच के खिलाफ। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि पहला अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर जस्टस में स्थापित की गई थी। तो देखिए, पहला जो अंग्रेजी कारखाना था जो हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया था, यह किया गया था आपका जो है
1651 में। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 1651 में जो हुगली नदी के तट पर पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित की गई थी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह था आपका क्लास। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो लोग नए हैं, और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। PDF पाने के लिए आप GS एकेडमी जोन टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ से जोड़ सकते हैं, आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगा। और हम लोग बहुत जल्द सारे क्लास शुरू करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपडेट रहिएगा। थैंक यू।